हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली वेल। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट an important new chapter, that is chemical bonding, chapter number 2, class 11th inorganic chemistry। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, नाम से पता चल रहा होगा, बॉन्ड्स के बारे में। क्या कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, कैसे कैसे बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है, अलग अलग बॉन्ड की अलग अलग तरीके से डिटेल सीखनी है। इसके अलावा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिसाइड करना, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना, ज्योमेट्री डिसाइड करना, ये सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ये भी एक बेसिक चैप्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सारे आगे जो नए चैप्टर्स आएंगे, चाहे वो ब्लॉक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सभी में काम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अच्छे से चैप्टर की, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले सीखना है व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? देखो, केमिकल बॉन्ड को समझाने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल हमने सीखा था, वो क्या था? एटम। इस दुनिया का मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये जो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, जैसे सोडियम का एक एटम हुआ, जब आप सोडियम का एटम फाइंड आउट करने निकलोगे नेचर में, तो आपको सोडियम का एटम कभी भी आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, कभी भी सिंगल सोडियम का एटम आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिल जाए, या फिर सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिल जाए, पर सिंगल आइसोलेटेड एटम आपको सोडियम का नहीं मिलता। सिर्फ सोडियम का नहीं, किसी भी एलिमेंट का सिंगल एटम अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपको सिंगल एटम नहीं देखने को मिलता। हो सकता है हम उसको गैसेस स्टेट में लेकर के एक आइसोलेटेड एटम निकाल ले, वो एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया, पर आपको अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपको एटम जो है वो आपको आइसोलेटेड या सिंगल एटम आपको नहीं मिलता है। अलग अलग एटम से वो जुड़ेगा, अलग अलग आयन से जुड़ेगा और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, कभी भी आपको सिंगल आइसोलेटेड एटम नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये दूसरे एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट के एटम से जब ये जुड़ता है, या सेम एलिमेंट के एटम से जब जुड़ता है, तो वो जुड़ने का जो प्रोसेस है उसे बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसके बाद उनके बीच में बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा क्या है इन, यहाँ पे अगर आप देखें सोडियम और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, सोडियम और क्लोरीन जिसमें है, इन दो एटम्स के बीच में ऐसा क्या है जिससे ये जुड़ चुके हैं एक दूसरे से? तो इन दोनों के बीच में मैं बताना चाहता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इन दोनों को जोड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, या बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम्स और आयंस टुगेदर। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इस बात को। A chemical bond is a chemical bond is force of attraction that holds two atoms और आयंस भी हो सकते हैं, टू एटम्स और आयंस टुगेदर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को बांध के रखेगा। इसके अलावा हमने सीखा कि कोई भी एटम जो है आपको आइसोलेटेड नहीं मिलता। नो एटम एग्जिस्ट फ्री और आइसोलेटेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट
इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस एकमात्र ऐसा एक ग्रुप है एलिमेंट्स का जिसमें कौन कौन सा ग्रुप है, 18th ग्रुप है या जीरो ग्रुप इस भी इसे बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेनन। ये जो इनर्ट गैसेस हैं, इनके जब आप सिंगल आइसोलेटेड एटम फाइंड आउट करने निकलोगे तो इनके एटम आपको मिल सकते हैं। इसकी वजह दो वजह इसकी बताई जाती है। एक तो इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन करके ये एलिमेंट इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये ऑलरेडी इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एक इनको लेस रिएक्टिव बताया जाता है जिसकी वजह यही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, किसी अदर एलिमेंट से जुड़ते नहीं हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स के एटम आपको देखने को मिल जाएंगे सिंगल और आइसोलेटेड। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट आपको हैं वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़े हैं उनके आइसोलेटेड और सिंगल एटम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अंडर नॉर्मल कंडीशंस मैं बात कर रहा हूँ, वैसे हम किसी भी एटम को आइसोलेटेड करके निकाल सकते हैं पर वो आर्टिफिशियल तरीका होगा, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन आपको कोई भी एटम नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि एटम्स जो है वो सिंगल या फ्री एटम एग्जिस्ट नहीं करता, वो बॉन्ड बना के रहता है। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का रीज़न क्या है कि एटम्स बॉन्ड बना के क्यों रहता है, हमेशा बॉन्ड बनाना क्यों प्रीफर करता है। तो इसके रीज़न हमें पढ़ने हैं। रीज़न बिहाइंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे रीज़न क्या है, तो दो रीज़न मेनली बताए जाते हैं। रीज़न नंबर 1, पहले फर्स्ट रीज़न को एक्सप्लेन करूँगा। रीज़न नंबर 1, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। एटम्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब एटम बॉन्ड फॉर्मेशन से उनकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेना देना है उसको समझते हैं। देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या लेना देना है पोटेंशियल एनर्जी के कम होने का, तो बात करते हैं। देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, इट इज़ द टाइप ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, दो चीज़ें अट्रैक्शन के कारण पास में आ रही हैं, तो एक सीधी सी बात यह है कि जब भी दो चीज़ें अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब दो चीज़ें रिपेल करके दूर जाने लगती हैं उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई होता है, जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, जब भी रिपल्शन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। जहाँ भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी अगर रिलीज होगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, किसी सिस्टम की अगर एनर्जी कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी अल्टीमेट रीज़न तो हम यही मानेंगे, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है,
हर चीज़ अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक सिंगल आइसोलेटेड एटम के बजाय अगर वो किसी से बॉन्ड बना लेता है तो बॉन्ड बनाने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, वो स्टेबल हो जाता है। तो फर्स्ट रीज़न ये बताया जाता है। अब देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी कैसे आती है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने बताया बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। केवल अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्शन भी होता है। समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए ये दो एटम हैं जिनके बीच में बॉन्ड बनना है, ठीक है। ये दो एटम हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनना है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इसका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, जब ये पास पास आएंगे दोनों एटम तो न्यूक्लियस से एक दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को ये भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों काम कर रहे हैं, रिपल्शन और रिपल्शन भी काम करता है और अट्रैक्शन भी काम करता है, लेकिन हमने यहाँ पे अट्रैक्शन लिखा है। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब ओवरऑल अट्रैक्शन जो है वो ओवरऑल रिपल्शन से ज़्यादा होता है। मतलब ओवरऑल क्या रहेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्शन कम है, तो ओवरऑल क्या रहेगा, अट्रैक्शन ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अट्रैक्शन लिखा है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, इसको समझते हैं एक कर्व से। एक कर्व यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इस एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है और इस पे ली है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है। अब मान लीजिए दो एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगा जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। पहले हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरे के इंटरैक्शन से दूर दूर है, मतलब इनका एक दूसरे से कोई नाता नहीं है, ना ये एक दूसरे के कारण रिपेल हो रहे हैं, ना एक दूसरे के कारण अट्रैक्ट हो पा रहे हैं। तो इसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो एक दूसरे से इनका कोई इंटरैक्शन नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर है। इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं एक दूसरे से बहुत दूर है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे, ऐसे मान सकते हैं इनको, ठीक है। लेकिन हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है। बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है तो हमें इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करना होगा, इनको पास में लाना होगा। जैसे हम इनको पास में लाना स्टार्ट करते हैं, इनके बीच में स्टार्ट हो जाता है अट्रैक्शन, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट होने लग जाते हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब अट्रैक्शन जब भी होता है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तब इनमें पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की इंट्रैक्शन से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब पास में आया पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी। तो एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी, और वो कमी कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। जैसे जैसे आपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस एक्सिस पे कम करना स्टार्ट की, अट्रैक्शन बढ़ता गया और एनर्जी रिलीज होती गई, एनर्जी का अमाउंट कम होता गया, इस पॉइंट तक कम हो रहा है ग्राफ में। जब हम इनको पास में ला रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है।
लेकिन इस पॉइंट के बाद में आप इस पॉइंट के बाद में और अगर पास में लाना स्टार्ट करते हैं इन एटम्स को और पास में लाना स्टार्ट करते हैं तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक डिस्टेंस पे आके अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज़्यादा पास लाने की कोशिश करोगे रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन जब भी होगा एनर्जी वापस से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी वापस से एब्जॉर्ब होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट है या ये जो डिस्टेंस है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। और अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बोला जाता है। इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इस एक्सिस पे ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी, जो कि एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और जिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है, उसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। फर्स्ट रीज़न हमने सीखा कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से रीज़न नंबर 1 हमने सीखा है। अब बात करते हैं आगे। रीज़न नंबर 1 सीखा, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आगे देखेंगे। पहले रीज़न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। रीज़न नंबर 2, दूसरा रीज़न है टू एक्वायर inert gas configuration। ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, एटम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है? दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि एक्वायर करता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करता है। देखो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी सीखा है। क्या होता है? NH2 NP6, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि आपके पास ये जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने को ही बोला जाता है ऑक्टेट बोला जाता है। अब कोई भी एटम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने का रीज़न क्या है? क्योंकि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हर एक एलिमेंट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। इसमें आपको लिखना है इनर्ट गैसेस आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। ओके, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सिंगल आइसोलेटेड एटम मिल जाता है इनका,
periodic table। ठीक है, these elements has 8 electrons in their valence shell, ठीक है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को होने को ही क्या बोला जाता है, ऑक्टेट बोला जाता है। अब हर एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल गेन करना चाहता है ताकि वो भी स्टेबल हो पाए। देखिए, दैट्स वाई every element या atom complete their octet through bond formation। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन करके एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन से ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, ये एक सवाल आता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एग्जांपल नहीं लेंगे हम, और एग्जांपल HCl का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। अब इसके पास, क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले नहीं थे। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं ऑक्टेट में। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया क्लोरीन ने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद अब इसको स्टेबिलिटी मिल गई है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा रीज़न बताया जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे या लिए जाएंगे आयनिक बॉन्ड के टाइम पे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज करके बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड रीजन बताया जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन का कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए सारे एलिमेंट्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ग्राफ हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और ऑक्टेट रूल सीखना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।